चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। सेशन की शुरुआत हम उसी जगह से कर रहे हैं जहां छोड़कर कल हम आपको गए थे। कल के आखिरी जो 2 शब्द थे वो था एस्वेज एंड इंस्पेक्टर, और उम्मीद है कि आप सबने कर लिया होगा। अब जो लोग यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं उनको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि सेशन ऐसे कैसे शुरू हो गया, सर बिना इंट्रोडक्शन के तो शुरू करते नहीं है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पिछले दिन कराया था। ये कल वाली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, और चूंकि ये वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, कल की हो आज की हो कोई फर्क नहीं पड़ती। ये 30 सितंबर के एडिटोरियल वोकैबुलरी का पार्ट 2 है। कल चूंकि वर्ड्स की संख्या 40 थी, सेशन 1 घंटे से ऊपर चला जाता, इसलिए मैंने सेशन को छोटा रखने के लिए इसको 2 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा आपने देख लिया होगा। अगर आप सबने पहला हिस्सा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इस सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं तो ये यहां से जो सफर शुरू हो रहा है इसके वर्ड्स को देखिए, और इसके बाद जो इसका पार्ट 1 है वो आप देख लीजिएगा। रही बात कल देरी से अपलोड होने की, तो क्षमा प्रार्थी हूं, देरी हुई क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी थी, IGIMS मुझे जाना पड़ा और उसी में अफरा तफरी में लेट हो गई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ी देरी हुई। तो चलिए यहां पर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसी जगह से अगला वर्ड रखते हैं आपके सामने। जो अगला वर्ड है वो है सेरेंडिपिटस। क्या है? 1 मिनट। जो अगला वर्ड है वो है सेरेंडिपिटस, और ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सेरेंडिपिटस का मतलब है हैपनिंग और फाउंड बाय चांस और लकी इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट, मतलब है आकस्मिक रूप से लाभ देने वाला जो होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेरेंडिपिटस। सिनोनिम देख लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड, फॉर्ट्यूटस और चांस। क्या है? अनएक्सपेक्टेड, फॉर्ट्यूटस और चांस, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं सेरेंडिपिटस। ध्यान रखिएगा। एंटोनिम कहेंगे डेलिब्रेट, एक्सपेक्टेड एंड प्लान्ड। क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट, एक्सपेक्टेड एंड प्लान्ड एक अर्थ में सेरेंडिपिटस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है रीडिंग शुड बी एन एडवेंचर, अ पर्सनल एक्सपीरियंस फुल ऑफ सेरेंडिपिटस सरप्राइज। क्या है? रीडिंग शुड बी एन एडवेंचर, अ पर्सनल एक्सपीरियंस फुल ऑफ सेरेंडिपिटस सरप्राइज। तो सेशन में यहां जो पार्ट 2 का पहला वर्ड है वो है सेरेंडिपिटस, हैपनिंग और फाउंड बाय चांस और लकी इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट, मतलब है आकस्मिक रूप से लाभ देने वाला। चलिए अगला जो शब्द है वो है पर्च, और ये बहुत ही कॉमन है। पर्च वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। टू बी इन अ हाई पोजीशन और इन अ पोजीशन नियर द एज ऑफ समथिंग, और टू पुट समथिंग इन दिस पोजीशन, इस अर्थ में हम करते हैं पर्च का प्रयोग। ऊंचे स्थान पर रखना या बसेरा, इस अर्थ में पर्च का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो सेटल, लैंड, रूस्ट एंड रेस्ट। क्या है? सेटल, लैंड, रूस्ट एंड रेस्ट, इसको हम पर्च के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां पर कुछ ऐसा दिखा नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द विलेज इज पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल। क्या है? द विलेज इज पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ हाई हिल। क्या है? विलेज इज पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ हाई हिल। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है पर्च। पर्च का मतलब होता है ऊंचे स्थान पर रखना या बसेरा से। टू बी इन अ हाई पोजीशन और इन अ पोजीशन नियर द एज ऑफ समथिंग, और टू पुट समथिंग इन दिस पोजीशन, इस अर्थ में हम पर्च का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है नगेट। नगेट नाउन की तरह प्रयोग होता है। चूंकि यहां पर एक इसका डिफरेंट मीनिंग दिख रहा था इसलिए मैंने इसको रखा। एनी स्मॉल बट यूजफुल आइडिया और फैक्ट, इस अर्थ के लिए भी हम नगेट का प्रयोग करते हैं। नगेट का मतलब क्या है? एनी स्मॉल बट यूजफुल आइडिया और फैक्ट, मतलब है मूल्यवान विचार या तथ्य, इस अर्थ में नगेट का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें आइडिया, फैक्ट और ओपिनियन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां पर लगा नहीं, डाला नहीं, ठीक है। आइडिया, फैक्ट एंड ओपिनियन। अब किसी संदर्भ में इसका एंटोनिम आपको दिख जाए तो आप प्रयोग कर सकते हो, बस उसका विपरीत होना चाहिए। पैराग्राफ वगैरह में यूज करता है तो दिख सकता है। तो यहां पर आइडिया, फैक्ट एंड ओपिनियन नगेट के सिनोनिम के तौर पर इस अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चले एग्जाम्पल देखते हैं। What other astonishing nuggets of wisdom do you have for us? What other astonishing nuggets of wisdom do you have for us? इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है नगेट, मतलब होता है एनी स्मॉल बट यूजफुल आइडिया और फैक्ट, मूल्यवान विचार या तथ्य। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेकेडेंस। डेकेडेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है। डेकेडेंस का मतलब है बिहेवियर, एटीट्यूड एटसेट्रा दैट शो लो मोरल स्टैंडर्ड। क्या है? बिहेवियर या एटीट्यूड जो शो करता है लो मोरल स्टैंडर्ड, यानी नैतिक पतन, है ना। आचरण, सोच आदि में नैतिक पतन के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो डेकेडेंस।
सिनोनिम क्या है? डिसिपेशन, करप्शन एंड डिप्राविटी। क्या हो जाएगा? डिसिपेशन, करप्शन एंड डिप्राविटी, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मोरालिटी, वर्च्यू, गुडनेस एंड राइज। क्या हो जाएगा? मोरालिटी, वर्च्यू, गुडनेस एंड राइज, इसके एंटोनिम के तौर पर, डेकेडेंस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक कंडेम्स द डेकेडेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। क्या है? द बुक कंडेम्स द डेकेडेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डेकेडेंस, मतलब होता है बिहेवियर, एटीट्यूड्स एटसेट्रा दैट शो लो मोरल स्टैंडर्ड, मतलब है आचरण, सोच आदि में नैतिक पतन। इस अर्थ के लिए हम डेकेडेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। ये आप जानते होंगे, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। चूंकि ये मेरे लिस्ट में अब तक नहीं आया था इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी और एग्जैजरेटेड मोर देन इज यूजुअल, ट्रू और नेसेसरी, मतलब है कि बढ़ा चढ़ा करके जो यूजुअल ना हो और ट्रू ना हो, नेसेसरी ना हो, उससे ज्यादा। स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी मतलब है फिजूल खर्च या बेहद महंगा, अतिशयोक्तिपूर्ण या सामान्य रूप से आवश्यकता से अधिक। इस अर्थ में हम एक्स्ट्रावेगेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोफ्लिगेट एंड इम्प्रोविडेंट। क्या हो जाएगा? स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोफ्लिगेट एंड इम्प्रोविडेंट एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो थ्रिफ्टी, सेविंग, फ्रूगल एंड प्रूडेंट। क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी, सेविंग, फ्रूगल एंड प्रूडेंट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He is terribly extravagant. He travels everywhere by taxi. क्या है? He is terribly extravagant. He travels everywhere by taxi. अब यहां पर extravagant है, इसका मतलब है spending और costing too much money, मतलब है फिजूल खर्च या बेहद महंगा, अतिशयोक्तिपूर्ण या आवश्यकता से अधिक। इस अर्थ में हम extravagant का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मेल्ड। और मेल्ड एडजेक्टिव नहीं, मेल्ड जो है नाउन या वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या वर्ब है। इसका जो मतलब है वो है टू कंबाइन विद समथिंग एल्स। क्या है? टू कंबाइन विद समथिंग एल्स, मतलब है किसी चीज के साथ मिलाना, जोड़ना, मिश्रण करना। इस अर्थ में हम मेल्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। ब्लेंड, मिक्स, मिक्सचर एंड एमलगम। क्या हो जाएगा? ब्लेंड, मिक्स, मिक्सचर एंड एमलगम, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेपरेट, सेवर, स्प्लिट एंड डिसोसिएट। क्या हो जाएगा? सेपरेट, सेवर, स्प्लिट एंड डिसोसिएट मेल्ड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही टुक फोक म्यूजिक एंड मेल्डेड इट विद पॉप। क्या है? he took folk music and melded it with pop। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है मेल्ड। मेल्ड का मतलब होता है टू कंबाइन विद समथिंग एल्स, यानी मिश्रण करना और मिलाना। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेजिमेन। रेजिमेन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू फॉलो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी या फिर टू इंप्रूव योर हेल्थ। इस अर्थ में हम रेजिमेन का प्रयोग करते हैं। रेजिमेन का मतलब है स्वस्थ रहने के लिए आहार, व्यायाम आदि के नियम और पथापथ्य के जो नियम होते हैं जिसको अपनाया जाता है, जिसके आधार पर आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिमेन। सिनोनिम कहें फूड कह सकते हैं, विक्टुअल्स कह सकते हैं, मेन्यू, डाइट, फेयर, इसको हम सिनोनिम के तौर पर रेजिमेन के इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम यहां पर नहीं दिया मैंने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर हिज हार्ट अटैक द डॉक्टर पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट रेजिमेन। क्या है? आफ्टर हिज हार्ट अटैक द डॉक्टर पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट रेजिमेन। रेजिमेन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू फॉलो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी और टू इंप्रूव योर हेल्थ। इस अर्थ में हम रेजिमेन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रास्प। ग्रास्प एक नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होने वाला शब्द है। ग्रास्प का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली और अ फर्म होल्ड ऑफ समबडी, समवन और समथिंग, समबडी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली और अ फर्म होल्ड ऑफ समवन और समथिंग, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। किसी बात को पूरी तरह से समझ लेना या व्यक्ति या वस्तु पर मजबूत पकड़ को भी हम ग्रास्प हम कह सकते हैं इंग्लिश में। सिनोनिम क्या है? अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड एंड गेट। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड एंड गेट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम की बात करें तो मिस एप्रीहेंड एंड मिसपर्सीव। क्या हो जाएगा? मिस एप्रीहेंड एंड मिसपर्सीव, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रास्प के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट थिंक यू हैव ग्रास्प्ड हाउ सीरियस द सिचुएशन इज। आई डोंट थिंक यू हैव ग्रास्प्ड हाउ सीरियस द सिचुएशन इज। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली और अ फर्म होल्ड ऑफ समवन और समथिंग, मतलब है कि किसी बात को पूरी तरह से समझ लेना, व्यक्ति या वस्तु पर मजबूत पकड़, इस अर्थ में हम ग्रास्प का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है हीव। हीव नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है।
टू लिफ्ट, पुल और थ्रो समवन और समथिंग हैवी विद वन बिग एफर्ट, मतलब है एक ही सफल प्रयास में किसी भारी वस्तु या व्यक्ति को ऊपर उठाना, खींचना या फेंकना, इस अर्थ में हम हीव का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हॉल, पुल, अफीव, लग एंड हर्ड, क्या हो जाएगा? हॉल, पुल, अफीव, लग एंड हर्ड, इसको हम हीव के सिनोनिम के अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, सीधा है टू लिफ्ट, पुल और थ्रो समवन और समथिंग हैवी विद वन बिग एफर्ट, यानी एक ही प्रयास में किसी भारी व्यक्ति वस्तु को ऊपर उठाना, खींचना और फेंकना, इस अर्थ में हम हीव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही क्लियर्ड अ स्पेस heaving boxes out of the way, क्या है? he cleared a space heaving boxes out of the way। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है heave, इसका मतलब होता है lift, pull और throw somebody or something heavy with one big effort, इस अर्थ में हम heave का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है veracity। veracity नाउन की तरह प्रयोग होता है और veracity का मतलब है the quality of being true or correct, the habit of telling the truth। veracity एक आदत कह सकते हैं सच बोलने की। दूसरा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, इस अर्थ के लिए भी हम वेरासिटी का प्रयोग करते हैं। सत्य या सही होने का गुण, सच, सत्यता, वो सच बोलने की आदत या सत्यवादिता, इस अर्थ के लिए हम वेरासिटी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस, क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस जो है वेरासिटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसऑनेस्टी, डिसीट एंड फॉल्सिटी, डिसऑनेस्टी, डिसीट एंड फॉल्सिटी, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नीड टू चेक द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स बिफोर वी अक्यूज समवन ऑन देयर बेसिस, क्या है? वी नीड टू चेक द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट बिफोर वी अक्यूज समवन ऑन देयर बेसिस। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ, इस अर्थ में हम वेरासिटी का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है सिनॉप्टिक। सिनॉप्टिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और सिनॉप्टिक का मतलब होता है गिविंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, गिविंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना, इस अर्थ में हम सिनॉप्टिक का प्रयोग करते हैं, मतलब है संक्षिप्त। सिनोनिम क्या है? अब्रेज्ड, कंसाइज, ब्रीफ एंड समरी, क्या हो जाएगा? अब्रेज्ड, कंसाइज, ब्रीफ एंड समरी, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सपेंडेड, एम्पलीफाइड एंड प्रोलॉन्ग्ड, क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड, एम्पलीफाइड एंड प्रोलॉन्ग्ड, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम विद द लिटरेचर इज द सीमिंग reluctance of pursue a synoptic theory, क्या है? the second problem with the literature is the seeming reluctance to pursue a synoptic theory। synoptic का मतलब क्या है? संक्षिप्त, giving a short description of something, इस अर्थ में हम synoptic का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है rapturous। रैप्चरस एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लेजर और एंथुसियाज्म फॉर समबडी और समथिंग। क्या एक्सप्रेस करना? एक्सट्रीम प्लेजर और एंथुसियाज्म, मतलब है काफी ज्यादा खुशी और उत्साह एक्सप्रेस करने के लिए हम रैप्चरस यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति या वस्तु को लेकर के हर्षोन्मादपूर्ण या हर्षोन्मत्त, हर्षोन्मत्त का मतलब है खुशी से उन्मत्त, खुशी से पगलाया हुआ, इस अर्थ में हम रैप्चरस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सटैटिक, elated, euphoric and joyous, क्या हो जाएगा? ecstatic, elated, euphoric and joyous, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, bored, depressed, mournful and sad, क्या हो जाएगा? bored, depressed, mournful and sad, rapturous के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा the play was greeted with rapturous applause, क्या है? the play was greeted with rapturous applause। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है rapturous। rapturous का मतलब होता है expressing extreme pleasure और enthusiasm for somebody or something, इस अर्थ में, नहीं खुशी से पगलाए हुए, हर्षोन्मत्त, इस अर्थ में हम rapturous का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है contiguous। कंटिगुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, क्या है? इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग और नेक्स्ट टू ईच अदर, इस अर्थ में हम कंटिगुअस का प्रयोग करते हैं। संस्पर्शी, छूता हुआ, समीपस्थ या पास पास या निकटस्थ, इस अर्थ में मैंने पिछले दिन एक शब्द बताया था, मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप उसको लिखिए कि वो कौन सा शब्द था पिछले दिन जो आसपास के इलाके के लिए मैंने यूज किया था, वो आप मुझे लिख करके बताइएगा। यहां पर है समीपस्थ, पास पास। हाँ, चूंकि कमेंट की चर्चा हुई है तो एक मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं शिवम, उन्होंने एक कमेंट लिखा है कि सर क्या फायदा कमेंट लिख करके, इसी वजह से जवाब नहीं मिलता है बॉस। हर आदमी अगर यही सोचेगा, हर सप्ताह में कोई एक कमेंट आता है
कोई शब्द लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, और किसी का सवाल वैसा होता नहीं है। अब एक सवाल का जवाब मैं कहां एडजस्ट करूं, इसलिए मैं कहता हूं आप सबको कि बढ़ चढ़ के लिखिए। जब संख्या बढ़ेगी खुद जवाब मिलेगा, और जवाब आपको मिल चुका है ऑलरेडी। आपने जो पूछा था आरसी का उपाय, तो वो जब वहां मिल चुका है तो मैं उसके लिए वीडियो क्या बनाऊं। और सारे सवाल आप कमेंट बॉक्स को खंगालिए, बहुत कम ही दिखता है, ना के बराबर दिखता है। उसके लिए क्या करें, मैं रविवार को एक तो या तो रेस्ट कर लेता हूं या अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं। अगर उस तरीके से सवाल आएगा और उतना वैल्यूएबल होगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा सर। यहां भूलने भुलाने और ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं डेडिकेटेड हूं इसके लिए। आप पूछ के तो देखो। जब आप ये पूछते हो कि कहते हो कि क्या फायदा, तब तो फिर आप नहीं लिखोगे तो यही सोच तो फिर दूसरे के मन में भी है। आप तो शुरू करो, आप सवाल डालना शुरू करो, फिर देखो उसका जवाब कैसे आता है। आपने सिर्फ एक सवाल पूछा है और उस सवाल में भी कुछ खास नहीं। अगर आप सोचेंगे कि क्या कहते हैं, उसमें था नोटिस करना और फाउंड, इस दोनों में क्या अंतर है, तो आप खुद भी उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। खैर, आपने अगर कहा है तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिन है, संडे आने तक में आप डालिए सवाल। और सारे सेशंस आ रहे हैं, डालिए। यहां सीधा सा है कि एक सवाल को लेकर के एक वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, और किसी वीडियो में उसको उसका जवाब देना कि मेरे हिसाब से सार्थक इसलिए लगता है, क्या पता आप वो वीडियो देखें या ना देखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मन होता है तो देखते हैं, मन होता है तो नहीं देखते हैं। मेरी भी दुविधा समझिए कि मुझे लगता है कि मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं तो वो आप तक पहुंचना चाहिए, और उसका सही और सार्थक जगह है कि सही जगह पर उसका जवाब दिया जाए। दैट्स व्हाई ये परेशानी हो रही है। तो आप सब बढ़ चढ़ करके जितना कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर उस तरीके से आएगा सवाल, अब मैं हाय हेलो, हाँ ठीक है, अच्छा लगा, नमस्कार, बहुत सारा प्रेम, इसके लिए कमेंट बॉक्स लेकर के आऊं, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको 15 मिनट इस काम के लिए एंगेज करूं कि हाँ आपका प्यार। अरे आपका प्यार है, और मैं उसको तहे दिल से बहुत आभारी होकर के स्वीकार करता हूं कि लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स यहां पहुंचा है तो आप सबके प्यार की बदौलत पहुंचा है। खैर, बढ़ चढ़ करके कमेंट लिखिए, बिल्कुल जवाब देंगे। हर संडे को उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कुछ दिन के बाद कि लाइव में आकर के आपसे सवाल पूछें और उसका जवाब दें। चलिए, यहां पर क्या है, छूता हुआ, समीपस्थ, पास पास या निकटस्थ के अर्थ में हम कंटिगुअस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एडजेसेंट, नेबरिंग एंड एडजॉइनिंग। क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, नेबरिंग एंड एडजॉइनिंग, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्टेंट, नॉन एडजेसेंट एंड अपार्ट। क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, नॉन एडजेसेंट एंड अपार्ट, इसके किसके, कॉन्टिगुअस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कंटिगुअस कंट्रीज शुड शेयर गुड पॉलिटिकल रिलेशंस। क्या है, कंटिगुअस कंट्रीज शुड शेयर गुड पॉलिटिकल रिलेशंस, जो कि ऐसा हमारे साथ तो हो नहीं रहा है। ठीक है, कंटिगुअस का मतलब क्या है, इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। चलिए, अगला जो शब्द है वो है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, और सिक्वेस्ट्रेशन का जो मतलब है वो है द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समबडीज प्रॉपर्टी और एसेट अंटिल द डेट हैज बीन पेड। मतलब है जब्त करने या अधिग्रहण करने से क्या है, द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समबडीज प्रॉपर्टी और एसेट अंटिल अ डेट हैज बीन पेड। मतलब है जब तक कर्जा नहीं चुकाया जाता तब तक कंट्रोल में ले लेना, इसको कहते हैं अधिग्रहण या जब्ती। सिक्वेस्ट्रेशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, कॉन्फिस्केशन, सीजर एंड एनेक्सेशन। क्या है, कॉन्फिस्केशन, सीजर, एनेक्सेशन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन के सिनोनिम के तौर पर कॉन्फिस्केशन, सीजर एंड एनेक्सेशन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां एंटोनिम में आप एक तरह से कह सकते हो कि भाई यहां पर जब्ती का उल्टा क्या होगा, जब्ती में दे देना, स्वतंत्र कर देना। तो मुझे वहां पर कुछ उचित ऐसा लगा नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। अगर संदर्भ के हिसाब से आएगा तो आप खुद अब समझदार है कि मिलाकर के आप पता कर सकते हैं कि एंटोनिम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अर्थ देखिए कैसे मीनिंग रखा गया है। तो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समबडीज प्रॉपर्टी और एसेट अंटिल अ डेट हैज बीन पेड। सिनोनिम क्या है, कॉन्फिस्केशन, सीजर एंड एनेक्सेशन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ सच कोर्ट इंजंक्शंस आर इग्नोर्ड, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एसेट will follow। क्या है, if such court injunctions are ignored, sequestration of trade union assets will follow। अब यहां पर sequestration दूसरा शब्द है, इसका मतलब है the act of taking control of somebody's property or asset until a debt has been paid। मतलब है जब्ती या अधिग्रहण, इस अर्थ में हम sequestration का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है constraint। constraint नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है something that limits you। क्या है, अवरोधकारी तत्व, प्रतिबंध या सीमित करने वाले, नियंत्रण। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो आपको अवरोध डालती है, जो आपको रोकती है, उस अर्थ में हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिस्ट्रिक्शन, कर्व, रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल। क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन, कर्व, रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल।
कांस्टेंट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो फ्रीडम, अप्रूवल एंड परमिशन। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, अप्रूवल एंड परमिशन। ये रोकती नहीं है, ये आगे बढ़ाती है। क्या है? फ्रीडम, अप्रूवल और परमिशन, ये रोकती नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, There are always some financial constraints on a project like this. क्या है? There are always some financial constraint on a project like this. यहां पर जो पहला शब्द है वो है constraint, इसका मतलब है something that limits you. कुछ ऐसा जो आपको रोकता है, बाधा डालता है, अवरोधकारी तत्व बनता है, उसके लिए हम यूज करते हैं constraint. चलिए, अगला जो शब्द है वो है spearhead. Spearhead नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब है a person or group that begins or leads an attack और अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब है अगुवाई करना, नेतृत्व करना या आरंभ करना। किस तरीके की अगुवाई करना? तो लीड्स एन अटैक और अ कोर्स ऑफ एक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पीयरहेड। सिनोनिम की बात करें, लीड, हेड, फ्रंट एंड वैनगार्ड। क्या हो जाएगा? लीड, हेड, फ्रंट एंड वैनगार्ड। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंड, फिनिश एंड स्टॉप। क्या हो जाएगा? एंड, फिनिश एंड स्टॉप स्पीयरहेड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक अर्थ में। अब यहां पर है पर्सन और ग्रुप दैट बिगिंस और लीड्स एन अटैक और अ कोर्स ऑफ एक्शन। इसके लिए हम स्पीयरहेड यानी अगुवाई करना, नेतृत्व करना, आरंभ करना, क्या हमला या कोई कोर्स ऑफ एक्शन, इसके लिए हम स्पीयरहेड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आदित्य विल बी स्पीयरहेडिंग आवर न्यू मार्केटिंग इनिशिएटिव। क्या है? आदित्य विल बी स्पीयरहेडिंग आवर न्यू मार्केटिंग इनिशिएटिव। दूसरा शब्द जो आया वो है स्पीयरहेडिंग। स्पीयरहेड, अ पर्सन और ग्रुप दैट बिगिंस और लीड्स एन अटैक और कोर्स ऑफ एक्शन। इस अर्थ में हम स्पीयरहेड का यानी अगुवाई करना, नेतृत्व करना या आरंभ करना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है स्प्यू। स्प्यू वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू वोमिट और टू फ्लो आउट क्विकली और मेक समथिंग फ्लो आउट क्विकली इन लार्ज अमाउंट्स। एक तो उल्टी करना, तेज प्रवाह से बहना या प्रवाहित करना बड़ी मात्रा में, इस अर्थ में हम स्प्यू का प्रयोग करते हैं। स्प्यू का जो सिनोनिम है वो वोमिट हो जाएगा, हीव हो जाएगा, रेच हो जाएगा एंड प्यूक हो जाएगा। वोमिट, हीव, रेच एंड प्यूक। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं। स्प्यू का मतलब होता है टू वोमिट और टू फ्लो क्विकली और टू मेक समथिंग फ्लो आउट क्विकली इन लार्ज अमाउंट्स। इसके लिए हम स्प्यू का प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द वोल्केनो स्प्यूड अ जायंट क्लाउड एंड ऑफ एश, डस्ट्स एंड गैसेस इनटू द एयर। क्या है? द वोल्केनो स्प्यूड अ जायंट क्लाउड ऑफ एश, डस्ट, गैसेस इनटू द एयर। यहां पर जो पहला शब्द है वो है स्प्यू, टू वॉमिट और टू फ्लो आउट क्विकली और टू मेक समथिंग फ्लो आउट क्विकली इन लार्ज अमाउंट्स। मतलब है उल्टी करना, तेज प्रवाह से बहना या प्रवाहित करना बड़ी मात्रा में, इस अर्थ में हम स्प्यू का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है फुलमिनेट। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और फुलमिनेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समवन और समथिंग स्ट्रांगली एंड विद ग्रेट एंगर। किसी का पूरे क्रोध से निंदा करना, उसको अपोज करना, इस अर्थ में हम जो है फुलमिनेट का प्रयोग करते हैं। वर्त्सना करना, किसी की तीव्र निंदा करना, फुलमिनेट का अर्थ होता है। मतलब है टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समवन और समथिंग स्ट्रांगली एंड विद ग्रेट एंगर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैस्टिगेट, सेंसर, कंडेम। क्या हो जाएगा? कैस्टिगेट, सेंसर, कंडेम। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड एंड प्रेज। अब जो ये क्रिटिसाइज है ना, इस शब्द के लिए आपके पास इतना सिनोनिम हो गया, इतनी बार रिपीट हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि आपसे छूटेगा। कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड एंड प्रेज फुलमिनेट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज ऑलवेज फुलमिनेटिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट इन हिज ऑफिस। ही वाज ऑलवेज फुलमिनेटिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट इन हिज ऑफिस। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है फुलमिनेट। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समवन और समथिंग स्ट्रांगली विद ग्रेट एंगर, यानी वर्त्सना करना, किसी की तीव्र निंदा करना, वो भी गुस्से के साथ। इसके लिए हम यूज करते हैं फुलमिनेट। चलिए, अगला जो शब्द है वो है सैम्बल्स। सैम्बल्स नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और एन अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड प्लेस। मतलब है पूर्ण अव्यवस्था, अस्त व्यस्त, बेतरतीब स्थान और एक कसाई खाना के लिए भी हम सैम्बल्स का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। कियोस, मेस, मडल एंड डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा? कियोस, मेस, मडल एंड डिसऑर्डर सिंबल्स के सिनोनिम्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ऑर्डरलीनेस, टेडीनेस और यूनिफॉर्मिटी। क्या है? ऑर्डरलीनेस, टेडीनेस, यूनिफॉर्मिटी इसके एंटोनिम के सिंबल्स के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द मॉर्निंग आफ्टर द पार्टी द हाउस वाज अ कंप्लीट सैम्बल्स। क्या है? द मॉर्निंग आफ्टर द पार्टी द हाउस वाज अ कंप्लीट सैम्बल्स। सैम्बल्स का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड प्लेस, पूर्ण अव्यवस्था, अस्तव्यस्ता, बेतरतीब स्थान। दूसरा मैंने कहा सैम्बल्स का मतलब कसाई खाना भी होता है। चलिए, आखिरी शब्द हेल फ्रॉम। और ये जो हेल फ्रॉम है ये एक फ्रेजल वर्ब है।
इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम और टू हैव बीन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब है उत्पत्ति होना या जन्म लेना किसी पर्टिकुलर प्लेस में। इस अर्थ के लिए हम हेल फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कम फ्रॉम, अराइज एंड एमिनेट। क्या हो जाएगा? कम फ्रॉम, अराइज एंड एमिनेट। इसको हम हेल फ्रॉम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सीज, कंप्लीट, फिनिश एंड एंड। जब जो जन्म लेना है, उत्पत्ति होना है, शुरू होने के अर्थ में है, तो सीज, कंप्लीट, फिनिश एंड एंड एक अर्थ में हेल फ्रॉम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्टिन ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम कनाडा। क्या है? मार्टिन ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम कनाडा। मार्टिन कहां का है? ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम कनाडा। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम और टू हैव बीन बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इस अर्थ में हम हेल फ्रॉम, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये पार्ट 2 भी यहां पर समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के 30 सितंबर में 40 वर्ड्स थे और सेशन लंबा होता, इसलिए मैंने इसको 2 टुकड़े में बांटा और दूसरा टुकड़ा आपके सामने यहां पर आज समाप्त किया। उम्मीद है कि आप सबने इसको नोट डाउन किया होगा और पढ़ करके आपको काफी मजा आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो यहां से अपलोड तो होगी, उसकी सूचना आपको नहीं मिलेगी और सेशन छूटेगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बहरहाल, समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के साथ दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।